हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब लोग। आई होप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। उम्मीद यही कर रही हूँ। कैसा लग रहा है एनसीईआरटी पढ़ के? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि तुम्हें एनसीईआरटी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कहीं भी ना समझ आए तो मुझे बता दिया करो, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और उसके आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर्स पे। तो चलिए अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज ये कंप्लीट नहीं होगा, डेफिनेटली ये कल कंप्लीट हो जाएगा और आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए, कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज इनहेबिटेड जस्ट बाय अ सिंगल स्पीसीज? क्या आपने ऐसा भी कोई हैबिटेट देखा है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीसीज है और बाकी की कोई स्पीसीज नहीं है? क्या आपने ऐसा भी कोई जगह देखी है जहाँ पे सिर्फ मतलब एक ही स्पीसीज है? जगह का मतलब ये नहीं है कि तुम गौशाला में जाके बोलो कि वहाँ मैम गाय ही गाय है। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको मतलब अपना एक एरिया सेलेक्ट करना है। अगर आपका गौशाला है तो आसपास लोग भी तो रहते हैं उसके, ठीक है। एक ऐसा जगह जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीसीज है। मतलब एक गुलाब है तो पूरे गुलाब ही गुलाब है, वहाँ लोग आते जाते भी नहीं है, वहाँ मक्खी मच्छर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दूसरा कोई पेड़ भी नहीं है। क्या ऐसा कभी होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। There is no such habitat and such a situation is even inconceivable, ठीक है। ऐसा कोई हैबिटेट नहीं है और ऐसी कोई सिचुएशन कभी बन भी नहीं सकती है। इसको कंसीव भी नहीं किया जा सकता है, अर्थ इसको कंसीव भी नहीं कर सकती। For any species, the minimal requirement is one more species on which it can feed. हर स्पीसीज के लिए मिनिमल रिक्वायरमेंट क्या होता है कि उसके पास एक और स्पीसीज होनी चाहिए जिस पे वो फीड कर सके। अब तुम कहोगे कि मैम गुलाब तो फीड नहीं करता, लेकिन गुलाब में पॉलिनेशन तो नहीं होगी अच्छे से अगर उस पे उसके पास अलग अलग एजेंसीज काम नहीं करेंगी। गुलाब भी तो पूरा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा अगर वहाँ पे हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, है ना। तो उसको भी तो हमारी ज़रूरत पड़ी या नहीं पड़ी। तो किसी भी स्पीसीज को कम से कम एक स्पीसीज की ज़रूरत होती है। अगर फिर हम बात कर रहे हैं कार्निवोर्स की, तो उनको जो है एक स्पीसीज ज़रूर चाहिए होती है जिस पे वो फीड कर सकें। Even a plant species which makes its own food cannot survive alone. It needs soil microbes to break down the organic matter in soil and return the inorganic nutrients for absorption. देखिए, हमारी ज़रूरत तो है ही है प्लांट को। कोई प्लांट स्पीसीज जो अपना खाना खुद ही बनाता है वो भी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सोइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आपने क्लास 11 में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी, ठीक है। तो वो माइक्रोब जो हैं वो सॉइल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देते हैं, ऑर्गेनिक को फिर से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सॉइल से प्लांट क्या लेते हैं? इन्हीं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, कोई भी एक हैबिटेट में अकेला स्पीसीज हमको देखने को नहीं मिलेगा। एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट? जो मैंने अभी बताया कि बिना एनिमल्स के तो पॉलिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। It is obvious that in nature, animal, plants and microbes do not and cannot live in isolation but interact in various ways to form a biological community. तो हमें इससे क्लियर हो जाता है कि नेचर में जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वो अकेले अकेले नहीं रह सकते हैं। उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करना पड़ता है ताकि बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो है वो फॉर्म हो पाए। समझ गए? सो इट इज़ ऑब्वियस कि नेचर में एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स जो हैं वो ना तो एक दूसरे के बिना रहते हैं ना एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बताइए, क्योंकि इंटरेक्शन ज़रूरी होती है ना। हर एक एनिमल के लिए एक किसी दूसरे एनिमल का होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो कैसे सरवाइव करेगा? करेगा क्या सरवाइव? नहीं करेगा। इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज मैनी इंटरेक्टिव लिंकेजेस एग्जिस्ट ऑल्दो ऑल मे नॉट बी रेडिली अपरेंट, ठीक है। हमको जो है छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में भी, मिनिमल कम्युनिटीज़ में भी क्या देखने को मिलता है? छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में भी ना हमको बहुत सारी इंटरेक्टिव लिंकेजेस, मतलब एक इधर कोई जुड़ा हुआ है, दूसरा कोई कहीं और जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं अपनी बात करती हूँ।
हम लोग जो हैं वो कुछ जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स पे फीड करते हैं, फिर अलग अलग एनिमल्स हमारे काम के लिए भी आते हैं, फिर उन एनिमल्स को हम भी चारा देते हैं, ठीक। तो हर कहीं एक लिंकेजेस एग्जिस्ट करती हैं, और कुछ लिंकेजेस हमें, कुछ इंटरेक्शंस हमें बहुत क्लियरली नहीं दिखाई देती, लेकिन दे डू एग्जिस्ट इन द नेचर। ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल नाउ कि कोई भी स्पीसीज जो है वो अकेला नहीं रहेगा, हमेशा जो है वो लिंकेजेस काम करती रहेंगी, हमेशा इंटरेक्शंस जो हैं वो दिखाई देंगी। तो देखिए, इंटर स्पेसिफिक या तो क्या हो सकती है इंटरेक्शन, इंटर स्पेसिफिक हो सकती है। क्या होती है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन? इंटर मतलब बिटवीन, स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज, दो स्पीसीज के बीच का इंटरेक्शन जो किसकी वजह से अराइज होगा, arises from the interaction of population of two different species। तो दो पॉपुलेशन है, ठीक है, और वो दोनों पॉपुलेशन दोनों अलग अलग स्पीसीज की हैं। दो अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन में जो इंटरेक्शंस होंगी उनको हम इंटरस्पेसिफिक कहेंगे, जबकि जो कि किसके लिए होती हैं, दे कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल। अब ये जो इंटरेक्शंस हैं दो अलग अलग पॉपुलेशन में जो कि दो अलग अलग स्पीसीज की हैं, वो बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, डेट्रीमेंटल भी हो सकती हैं। डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक भी हो सकती है, न्यूट्रल मतलब ना तो नुकसान हुआ ना फायदा हुआ एक स्पीसीज को या दोनों स्पीसीज को, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस हैं वो तो होती हैं, उसके अलावा इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन भी होती हैं। एक पॉपुलेशन मतलब कंपटीशन, सॉरी, इंटरेक्शन तो इंटरस्पेसिफिक ही रहेगी, कंपटीशन पे आ गई थी मैं, ठीक है। अब ये है आपकी पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। आपने पिछला वीडियो देखा था, म्यूचुअलिज्म में पॉजिटिव 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 मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा, कंपटीशन में दोनों ही ऑर्गेनिज्म का नुकसान होगा, ठीक है। प्रेडेशन में एक ऑर्गेनिज्म तो खाएगा लेकिन दूसरा तो खाया जाएगा, तो जो खाएगा उसको बेनिफिट हुआ, जो खाया गया बेचारा उसका नुकसान हो गया। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पैरासिटिज्म में भी क्या होता है, होस्ट जो है उसको नुकसान होता है, पैरासाइट को फायदा होता है। कमेंशियलिज्म में क्या होता है, एक का फायदा होता है, एक अनअफेक्टेड रह जाता है। वहीं अमेंशियलिज्म में एक का नुकसान हो गया, माइनस मतलब नुकसान, जीरो मतलब न्यूट्रल, कुछ नहीं हुआ, ना माइनस हुआ ना प्लस हुआ। अमेंशियलिज्म में एक का नुकसान हो गया और एक अनअफेक्टेड रह गया। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सो हम एक एक करके पढ़ेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, जी समझ गए कि दोनों ही स्पीसीज को बेनिफिट हुआ। कंपटीशन में बोथ लूज इन कंपटीशन इन देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर, कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान हो गया। इन पैरासिटिज्म, देखिए, लेकिन आपका कंपटीशन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपका कंपटीशन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कंपटीशन रखोगे, आगे बढ़ने की भावना रखोगे ना, तो वो तुमको कहीं पीछे नहीं ले जा रहा है, वो तुमको आगे ही ले जाएगा। तो इन बोथ द पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट, पैरासाइट्स एंड प्रेडेटर रिस्पेक्टिवली। देखिए, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा, कंपटीशन में दोनों का नुकसान। पैरासिटिज्म में पैरासाइट को फायदा, प्रेडेशन में प्रेडेटर को फायदा, और इंटरेक्शन इज डेट्रीमेंटल फॉर किसके लिए, होस्ट के लिए, और प्रे को जो है, प्रेडेटर को फायदा तो प्रे को नुकसान, पैरासाइट को फायदा तो होस्ट को नुकसान हो गया। अब ऐसी इंटरेक्शन जहां पे एक स्पीसीज, वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कमेंशियलिज्म, ठीक है। अमेंशियलिज्म में क्या होता है, वन स्पीसीज इज हार्म्ड वेयर एज द अदर इज अनअफेक्टेड। कमेंशियलिज्म का come on be positive, okay, तो इट्स लाइक come on be positive। तो कमेंशियलिज्म में एक को फायदा हुआ, एक अनअफेक्टेड रह गया। अमेंशियलिज्म में एक का नुकसान हो गया और एक अनअफेक्टेड रह गया। तो प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंशियलिज्म, दे शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, फिर से सुन लीजिए, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंशियलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, द इंटरेक्टिंग स्पीसीज लाइव क्लोजली टुगेदर। देखिए, प्रेडेशन में भी दो स्पीसीज जो इंटरेक्शन कर रही हैं वो साथ साथ रहेंगी, पैरासिटिज्म में भी दोनों स्पीसीज साथ साथ रहेंगी, कमेंशियलिज्म में भी आप देखेंगे कि जो दो इंटरेक्टिव स्पीसीज हैं वो ऑलमोस्ट साथ साथ ही रहती हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम बात प्रिडेशन पे. What would happen to all the energy fixed by autotrophic organism if the community has no animal to eat the plants? बोलते हैं कि ऑटोट्रॉप्स ने इतनी सारी एनर्जी को फिक्स किया, इतना सारा सोलर एनर्जी को लिया, उसको केमिकल एनर्जी में बदल दिया. अगर एनिमल्स ही नहीं होते तो इतना सारा जो एनर्जी उन्होंने बना दी है प्लांट्स ने, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ने, उसका क्या होता अगर उनकी कम्युनिटी में पूरा डिफरेंट पॉपुलेशंस जो होती है उसमें कोई एनिमल्स जो है, सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स होते और कोई एनिमल खाने को नहीं होता. You can think of predation as nature's way of transferring to higher tropic level the energy fixed by plants. तो आप क्या सोच सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि जो प्रेडेशन है वो हमारी प्रकृति का एक तरीका है कि पौधों ने जो भी एनर्जी बनाई है उसको हायर ट्रॉपिक लेवल को भेज दिया जाए. हायर ट्रॉपिक लेवल समझते हैं? हाँ, प्लांट प्रोड्यूसर्स हो गए, हर्बीवोर उनको खाने वाले, वो हायर ट्रॉपिक लेवल हो गया. When we think of predator and prey, most probably it is the tiger and the deer that readily come to our mind, but a sparrow eating any seed is no less than a predator. Okay? देखिए, आपने देखा था लायन एंड जीब्रा. तो मोस्टली जब भी हम एक शिकार और शिकारी के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर हमारे दिमाग में आता है एक टाइगर, बाघ और एक डियर, हिरन. ठीक, लेकिन एक चिड़िया जो कि सीड पे खा रही होती है वो भी किसी प्रेडेटर से कम थोड़ी है. Although animal eating plants are categorized separately as herbivores, they are in broad ecological contexts not very different from predators. तो हालांकि एनिमल्स को जो है वो कैसे कैटेगराइज किया गया है, उनको जो भी प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स हैं उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है. लेकिन हम बड़े एक इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो ये जो हर्बीवोर्स होते हैं वो किसी प्रेडेटर से कम नहीं होते हैं. देखिए, beside acting as a conduit for energy transfer across tropic levels, predator also play another role. So क्या बोला? Before acting as conduit. Now what is a conduit? मतलब एक चैनल होता है, एक चैनल हुआ. ठीक है, तो ट्रॉपिक जो कॉन्डुइट, जो प्रेडेटर्स हैं, क्या बिसाइड एक्टिंग एज कॉन्डुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर, एक माध्यम बन गए. प्रेडेटर एक एनर्जी ट्रांसफर का एक माध्यम बन गए. ठीक है, समझ गए? एक वे समझ लो. ठीक, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है प्रेडेटर्स के द्वारा. वो इसके अलावा एनर्जी ट्रांसफर करने के अलावा भी टॉपिक डिफरेंट टॉपिक लेवल से एनर्जी ट्रांसफर करने के अलावा भी प्रेडेटर्स बहुत सारा काम करते हैं. क्या काम करते हैं वो? दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. जो प्रे की पॉपुलेशन है उसको वो कंट्रोल में रखते हैं. बट फॉर प्रेडेटर्स, प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड काउज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी. ठीक है, क्या बोलते हैं कि जो प्रेडेटर्स हैं ना, प्रेडेटर्स प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं. लेकिन अगर हम बट फॉर प्रेडेटर्स, प्रे स्पीसीज जो हैं, क्या हो सकता है? प्रे स्पीसीज बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं, कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज, और इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ सकती है. यूजुअली प्रेडेटर का नंबर जो है वो कम होता है, प्रे का नंबर जो है वो ज़्यादा होता है. कभी कभी प्रे का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है. तो प्रेडेटर का काम है कि वो पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखेगा. बट कभी कभी एक प्रेडेटर के लिए प्रेडेटर वहाँ कम होंगे और प्रे की स्पीसीज जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही हाई डेंसिटीज़ पे हो जाएंगी. मतलब नॉर्मली जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगी. इसकी वजह से इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी. When certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predators. अरे कई बार क्या होता है, exotic species का मतलब है जो भारत में नहीं पाई जा रही है, कि कहीं दूसरी जगह से वहाँ पे आ गई. ठीक है, मतलब एक नेचुरली जो स्पीसीज जिस जगह पे पाई जाती है वो वहाँ से नहीं है, कभी वहाँ थी भी नहीं, अचानक से वहाँ आ गई. तो कई बार क्या होता है कि कुछ एक्सोटिक स्पीसीज को आप किसी जियोग्राफिकल एरिया में, भौगोलिक क्षेत्र में अगर आप उसको डाल देते हैं और वो स्पीसीज का अगर वहाँ पे नेचुरली कोई प्रेडेटर मौजूद नहीं है तो वो स्पीसीज बहुत 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 बढ़ जाएगी. डेफिनेटली अगर किसी चीज़ को खाने के लिए, किसी एनिमल को खाने के लिए कोई दूसरा एनिमल नहीं है तो वो बढ़ता रहेगा. The prickly pear cactus introduced in Australia in early 1920s caused havoc by spreading rapidly into the million of hectares of rangeland.
1920 में प्रिकली पेयर, जिसको हम कैक्टस, जो हमारा प्रिकली पेयर कैक्टस होता है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में। और क्योंकि वो जो है उसको रोका नहीं जा सकता था, क्यों? क्योंकि उसको ख़त्म करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, वो यूज़ के लिए भी नहीं था। तो इतना हो गया कि वो बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ हेक्टेयर पे फैल गया पूरा का पूरा प्रिकली पेयर। फिर फाइनली जो इन्वेसिव कैक्टस है उसको जो है कंट्रोल में किया गया। इट वॉज ब्राउड अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर अमोज फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंट्री। तो 1920 में कहा ना कि कई बार एक्सोटिक स्पीसीज को एक ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया में आप रख देंगे जहां उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर ही नहीं है, तो क्या वो फिर रुक पाएगी? वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 1920 में ऐसा ही कुछ हुआ ऑस्ट्रेलिया में, जहां प्रिकली पेयर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया और बहुत ज़्यादा नंबर में जो है वहाँ क्या हो गए, प्रिकली पेयर हो गया, मिलियन ऑफ हेक्टर्स पे हो गया। फिर कैसे कंट्रोल में लाया गया? कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर को। एक और वहाँ पे एक रैबिट भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको अभी भी कंट्रोल में नहीं लाया जा सका है। एक हिस्सा समझ लो कि बहुत बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का वहाँ रैबिट ही रहते हैं, ठीक है। Biological control method adopted in agriculture pest control are based on the ability of predator to regulate prey population। अब आपको याद है जब मैं आपको strategies of food enhancement पढ़ा रही थी, माइक्रोब्स का रोल क्या है, सॉरी, जो हमारे आसपास ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है, ये भी हमने पढ़ा था। कहीं ना कहीं हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से प्रेडेटर जो हैं वो रेगुलेट करते हैं, किस तरह से एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल के लिए बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ किया जाता है। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मर्स का मानना है कि अगर आप पेस्ट को, इंसेक्ट्स को बैलेंस्ड रखते हो अपनी फील्ड में, तो आपकी फसल को नुकसान नहीं होता है, ठीक है, कम नुकसान होता है। तो ये जो एबिलिटी है बायोलॉजिकल कंट्रोल करना एग्रीकल्चर पेस्ट का, वो एबिलिटी किसकी है? प्रेडेटर्स को की रेगुलेट करेंगे वो प्रे को। Predator also helps in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among prey species। Predator एक और काम करते हैं, वो एक species diversity को maintain रखते हैं कम्युनिटी में। मतलब Predator किसी एक species को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं। वो प्रेडेटर्स जो हैं, अगर दो प्रे की स्पीसीज हैं और उनमें कंपटीशन होने वाला है और एक स्पीसीज ज़्यादा हो सकती है, तो प्रेडेटर्स उन स्पीसीज के कंपटीशन को, उनकी कंपटीशन की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं और स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं एक कम्युनिटी में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये काम आ गई कि प्रेडेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस हमको मिलेगा। In the rocky intertidal communities of American Pacific coast, the starfish pisaster is an important predator। याद रखिएगा, रॉकी मतलब चट्टानों वाली एरिया जहाँ पे पानी वानी आता है ना, फिर ऐसे सीधा पड़ता है वो चट्टान पे। तो रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ हैं कुछ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, वहाँ पे एक स्टारफिश होती है पिजास्टर करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है। इन द फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrates become extinct within a year because of interspecific competition। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा इन्होंने कि प्रेडेशन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में एक स्टारफिश है, पिजास्टर करके एक स्टारफिश था। वो जो था एक क्या हो गया, उसको एक जगह से हटा दिया गया, ठीक है। जब उसको वहाँ हटाया गया ना एक इंटरटाइडल एरिया से, तो 10 स्पीसीज, कम से कम 10 स्पीसीज जो थी इन्वर्टिब्रेट्स की, वो एक्सटिंक्ट हो गई। अब उन 10 स्पीसीज को क्यों एक्सटिंक्ट हो गई? क्योंकि स्टारफिश जिन पे फीड करता होगा वो स्पीसीज का नंबर बढ़ गया। उन स्पीसीज का नंबर बढ़ गया तो उन्होंने अपनी लोअर स्पीसीज को खा लिया, समझ गए। तो जब डिजास्टर नहीं रहा तो मोर देन 10 स्पीसीज जो है इन्वर्टिब्रेट्स की उस एक साल में एक्सटिंक्ट हो गई। और ये किसकी वजह से हुआ? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से हुआ। किसकी वजह से? इंटर स्पेसिफिक। ये समझ लो कि ये सिर्फ मतलब एक स्पीसीज ने दूसरी को नहीं खाया, मतलब उनमें इतना कॉम्पिटिशन हो गया, प्रे का नंबर बढ़ गया ना बहुत ज़्यादा। डिजास्टर नहीं था तो प्रे का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। प्रे का नंबर बढ़ गया तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से 10 से ज़्यादा स्पीसीज उस टाइम पे एक्सटिंक्ट हो गई थी इन्वर्टिब्रेट्स की, ठीक। अब देखिए, if a predator is too efficient and over exploit its prey, then the prey might become extinct, and following it the predator will also become extinct to lack of food, for lack of food। देखिए क्या होता है, अगर कोई predator बहुत ही शातिर है, बहुत ही ज़्यादा काम कर सकता है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा जो है क्या है, काफ़ी ज़्यादा उसके पास एबिलिटी है कि वो अपना काम बहुत ही एफिशिएंटली कर सकता है, तो क्या होगा
कि वो प्रे को ख़त्म कर देगा, इतना एफिशिएंट है। तो प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट, उसका मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइटेशन को क्या बोलते हैं बच्चा लोग हिंदी में, मतलब जब आप किसी से बहुत ज़्यादा काम लेते हो, है ना, समझो पर्टिकुलर वो वर्ड नहीं आ रहा मेरे मुंह पे अभी, किसी को क्या करना, छोड़ो अभी आ ही नहीं रहा, तो आ ही नहीं रहा, ठीक। एक्सप्लॉइट बोलते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा काम लिया गया, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया गया, ठीक। वैसे ही प्रेडेटर प्रे का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेगा और प्रे जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगर प्रे एक्सटिंक्ट हो गया तो पहले तो वो प्रेडेटर बड़ा एफिशिएंट था, उसने प्रे को ख़त्म कर दिया, लेकिन जब प्रे ही ख़त्म हो गया तो क्या प्रेडेटर रहेगा? प्रेडेटर भी नहीं रहेगा। दिस इज द रीजन वाई प्रेडेटर इज इन नेचर आर प्रूडेंट। यही रीजन है कि नेचर में जो प्रेडेटर्स हैं वो कम होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, ठीक। प्रे स्पीसीज ने भी अपने डिफेंस के लिए एक नया तरीका निकाला है। देखिए, प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंसेस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन। देखिए, प्रे स्पीसीज ने अपने ये इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए, प्रेडेशन के इम्पैक्ट को कम करने के लिए डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिया। उसने बोला, अच्छा प्रेडेटर्स तुम ज़्यादा बनते हो, मैं अभी एक नया तरीका निकालूंगा कि तुम मुझे पहचान ना पाओ। तो देखिए, कुछ स्पीसीज होती हैं इंसेक्ट्स की एंड फ्रॉग्स की। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड कॉमेफ्लेज टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रेडेटर। कॉमेफ्लेज होता है अपने बैकग्राउंड के जैसे अपना कलर कर देना। तो क्रिप्टिकली कलर्ड और कॉमेफ्लेज मतलब जिस जगह पे तुम हो उसी के जैसे तुम्हारा कलर हो जाएगा, बैकग्राउंड के साथ कलर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉमेफ्लेज। मिमिक्री क्या होता है? दूसरे को देखना कि दूसरा कैसा कर रहा है, उसकी उस एबिलिटी को सीख लेना, वो मिमिक्री हुआ। कॉमेफ्लेज हुआ अपने बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मैच हो जाना, ठीक। तो ये जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म है, आपने डिफेंस के लिए कॉमेफ्लेज को सीखा है। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स कैसी हैं? क्रिप्टिकली कलर्ड है ताकि उनको प्रेडेटर इजीली पहचान ना पाए। तो कॉमेफ्लेज जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म है। कुछ पॉइजनस, सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर्स। कुछ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स क्या होती हैं? पॉइजनस होती हैं। अब पॉइजनस है इसीलिए प्रेडेटर्स जो हैं उनको अवॉइड कर देता है। इसी चीज को देखा मोनार्क बटरफ्लाई ने। मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली distasteful to its predator because of specific chemical present in its body. मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो अपने प्रेडेटर्स के लिए बहुत डिस्टेस्टफुल होती है, कोई टेस्ट ही नहीं होता है उसमें। बर्ड्स उसके प्रेडेटर्स होते हैं, उसको खाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल प्रेजेंट होता है जो बहुत गंदा सा टेस्ट देता है। Interestingly, the butterfly acquired this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous seed. अब कैसे इस जो पहले से नहीं था, पहले से बटरफ्लाई में जो है वो ये प्रॉपर्टी नहीं थी, बाद में ये प्रॉपर्टी आई। कब आई? जब वो कैटरपिलर स्टेज में था अपना, उसका लार्वा था कैटरपिलर, जब उसने एक पॉइजनस फीड पे पॉइजनस जो घास फूस था उसको खा लिया। समझ के इस सबको? ठीक है। अब फॉर प्लांट्स हर्बीवोर आर द प्रेडेटर्स। प्लांट्स के लिए प्रेडेटर्स कौन हो गए? हर्बीवोर्स। Nearly 25% of all insects are known to be phytophagous. 25% जो इंसेक्ट्स हैं वो फाइटोफेगस हैं। मतलब क्या? मतलब कि वो प्लांट के सैप पे और बाकी प्लांट के पार्ट्स को फीड करते हैं। फाइटो मतलब प्लांट, फेगस मतलब खाना, तो प्लांट के सैप को या प्लांट के किसी पार्ट को खाना होता है फाइटोफेगस। और 25% जो हैं और 100 में से 25% जो इंसेक्ट्स हैं वो फाइटोफेगस होते हैं। The problem is particularly severe for plant because unlike animals they cannot run away from their predators. Obviously मुश्किल ज़्यादा plants को होती है। हम एनिमल्स की बात करें तो वो अपने प्रेडेटर से भाग सकते हैं, लेकिन प्लांट्स अपने प्रेडेटर से बेचारे भाग भी नहीं सकते हैं। Plants therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defenses against herbivores. तो प्लांट ने भी अपने में चेंजेस ला दिए, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ला दिए, कुछ केमिकल चेंजेस ला दिए। अब क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाए? देखिए, अकेशिया होता है, कैक्टस होता है, इनमें थॉर्न्स पाए जाते हैं। दिस आर मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। आपने किसी पेड़ में देखा होगा, एग्जैक्टली वो कांटे भी नहीं होते हैं लेकिन मोटे मोटे से कांटे जैसे होते हैं, है ना, कांटेदार सा पेड़ होता है उस ऊपर से नीचे तक पूरा, तो वो थॉर्न्स होते हैं।
Many plants produce and store chemicals that make the herbivore sick when they are eaten, inhibit feeding or digestion, disrupt its reproduction or even kill it. क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट जो हैं अपने में कुछ केमिकल्स बना के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि हर्बीवोर उनको खाएगा तो बीमार हो जाएगा, बीमार हो गया उनका डाइजेशन अच्छा से नहीं होगा, उनकी रिप्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगी या वो मर जाएंगे। इसकी वजह से ऐसे प्लांट के पास इंसेक्ट जाना बंद कर देंगे। ठीक, अब यू मस्ट हैव सीन द वीट कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन द अबंडेंट फील्ड्स। आपने कैलोट्रोपिस फील्ड देखा होगा, कैलोट्रोपिस आपने नहीं भी देखा होगा तो ठीक है। कैलोट्रोपिस जो होता है वो ग्रो करता है उबड़ खाबड़ वाली जगह पे कैलोट्रोपिस ग्रो करता है। वो जो प्लांट है वो बहुत ही हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को प्रोड्यूस करता है। दैट इज वाई यू नेवर सी एनी कैटल और गोट्स ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट। देखिए कैलोट्रोपिस ने अपने अंदर जो है कुछ पॉइजन बना लिया है, ऐसा पॉइजन बना लिया है जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड आपका हार्ट खत्म कर सकता है। ठीक, कैलोट्रोपिस जो है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को रिलीज करता है, इसीलिए कोई भी कैट और कैटल, कोई भी गाय और बकरी वो उसको खाता हुआ नहीं दिखता है। वो बिल्कुल ऐसे एरिया पे ग्रो करेगा जहाँ पे बिल्कुल अबंडेंट सा कोई नहीं, वहाँ पे ज़्यादा बकरियाँ घास चरती। A variety of chemical substances that we extract from plant on a commercial scale, nicotine, caffeine, quinine, strychnine, opium, etc. are produced by them are actually as defense against grazers and browsers. तो देखिए हम बहुत से सब्सटेंसेस निकालते हैं प्लांट से। निकोटीन आप जानते हैं, कॉफी निकालते हैं, क्विनन मलेरिया के लिए ड्रग है, ओपियम निकालते हैं, स्ट्राइकनाइन निकालते हैं। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं ये प्लांट ने अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ही बनाए थे, ताकि एनिमल्स जो हैं इन पे फीड ना करें। लेकिन इंसान बहुत चालू है, इंसान कुछ भी सीख सकता है। ओके।